बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, वंशागत के आणविक आधार। ये चैप्टर नंबर 5 का पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर तो लाइव होने वाला था लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से लाइव तो नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं है, हम रिकॉर्डेड आपको दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम के अभाव की वजह से लाइव नहीं हो पाया, नहीं तो आज से ही लाइव होने की बात थी। हमने पोस्ट भी किया था आपको कि अगला चैप्टर लाइव रहेगा और कंटिन्यू फिर से पहले की तरह अब कंटिन्यू चलेगा और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो चलो तो बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? हम इस चैप्टर में पूर्ण रूप से डीएनए के बारे में बात करेंगे कि डीएनए की किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलकर बने हैं, न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से घटक हैं, वो 3 मुख्य घटक कौन से हैं जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण रूप से एक डीएनए की श्रृंखला के बारे में। फिर हम वाटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ेंगे। वाटसन क्रिक का मॉडल पढ़ने के बाद चार-ग्राफ का नियम पढ़ेंगे। चार-ग्राफ का नियम पढ़ने के बाद जो है हम आगे चलेंगे डीएनए पैकेजिंग पर। डीएनए पैकेजिंग होने के बाद हम बात करेंगे कुछ साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकॉर्थी और मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट, साथ साथ में हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। फिर आ जाते हैं हम रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन के दौरान हम पढ़ते हैं मिचेल्सन और स्टाल्ज का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। फिर उसके उन्होंने कुछ प्रूव किया था रेप्लिकेशन को लेके। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्टल ट्रांसलेशन, जिसे आप सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर जेनेटिक कोड पढ़ते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर पूर्ण रूप से आपको ये समझ लीजिए डीएनए के इर्द गिर्द घूमेगा। पूर्ण रूप से चैप्टर डीएनए के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, सारी चीजें ये आपको पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले चलो आ जाओ, डीएनए खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्टर ने। कब की थी? 1869 में। याद रखना है नोट के रूप में। सबसे पहले इन्होंने डीएनए की खोज की थी। इन्होंने नाम क्या दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड यहाँ पाया जाता था, इसलिए इन्होंने जब डीएनए की खोज की तो उसका पहला नामकरण इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियन किया। उसका कारण क्या था? न्यूक्लिक एसिड का पाया जाना। सही है, चलो फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डीएनए के बारे में। अब इसके फुल फॉर्म के बारे में तो हम बात करेंगे नहीं बिल्कुल यहाँ पर। क्यों? अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो सोच लो फिर हम कितना पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए के फुल फॉर्म तो क्लास 8th 9th के बच्चे बता सकते हैं आसानी से। आप तो 12वीं के बच्चे हो। क्यों? तो हम इसका फुल फॉर्म पूछ के आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, आप टेंशन फ्री रहो। दूसरी चीज क्या है, हम जब डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं डीएनए का निर्माण किससे हुआ है, किन चीजों से हुआ है। ठीक है, तो डीएनए का निर्माण जो है वो न्यूक्लियोटाइड से हुआ है। किससे हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से हुआ है। ये चीज हम जानते हैं। अगर डीएनए के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं डीएनए का निर्माण किससे हुआ है, तो डीएनए का निर्माण जो है वो न्यूक्लियोटाइड से हुआ है। मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तथा दूसरे न्यूक्लियोटाइड तथा तीसरे न्यूक्लियोटाइड या चौथे न्यूक्लियोटाइड ये आपस में, ठीक ना, बंधों के द्वारा जुड़ते हैं तो एक डीएनए श्रृंखला का निर्माण होता है। बात समझ आई? उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, फिर 5वां न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है, बंधों के द्वारा, तो एक रज्जुक का निर्माण ये हो गया। और ये दोनों रज्जुक आपस में, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये डीएनए की श्रृंखला होगी जो द्विरज्जुकीय होती है, जो हमारे अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। बस बैक्टीरिया हमारे अंदर इतना फर्क है कि उसमें सर्कुलर होता है, हमारे अंदर लीनियर पाया जाता है। क्यों? बात तो यही है। मोनेरा चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा या मोनेरा टॉपिक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये, ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? जो डीएनए का लंबी श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, जो केंद्र के अंदर 2.2 मीटर है लंबा डीएनए पाया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है न्यूक्लियोटाइड के द्वारा। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम न्यूक्लियोटाइड डीएनए का निर्माण कर रहा है, ठीक है,
तो ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड फिर किससे मिलकर बना हुआ है। जब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं तब हमको पता चलता है कि न्यूक्लियोटाइड के दो घटक हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर फास्फेट हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगर हम अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड फिर किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसाइड के जब बारे में बात करते हैं यहाँ पर एक नाम आपको याद आएगा, सुगर, प्लस उसके साथ में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होंगे। ये सुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फेट मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में बंधों के द्वारा जुड़ जाते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण होता है, और एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाती है, तो द्विरज्जुकी डीएनए का निर्माण होता है जो हमारे अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। खैर अभी यहाँ तो इस चैप्टर में प्रूफ हुआ नहीं, आगे प्रूफ करना है कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। सही है। तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, सही इतना। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पर आगे चलने का प्रयास करते हैं। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए दोनों बने हैं। पहली चीज तो ये सही है, याद रखना है आपको। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। बस अंतर क्या है, अंतर ये है आरएनए डीएनए में, ठीक है, कि अगर आरएनए होगा तो वहां पर यूरेसिल पाया जाएगा और डीएनए होगा थाइमिन पाया जाएगा। क्यों? अगर यूरेसिल होगा, ठीक है, तो समझ लो आरएनए है, या फिर आरएनए है तो समझ लो यूरेसिल होगा, डीएनए है तो समझ लो थाइमिन होगा। ये चीज होंगी। सही है। तो हमने बात क्या किया, हमने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर ऐसे कुछ लिखने का प्रयास किया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे हुआ है, तो हमने ऐसे लिखा यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस हमने लिखा फास्फेट। फिर हमने कहा अब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे हुआ है, तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण जो है वो सुगर से हुआ है, और किससे हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से हुआ है, नाइट्रोजन बेस से हुआ है, यही ना, क्षारक से हुआ। अब हम कह रहे हैं अच्छा न्यूक्लियोटाइड से बने कौन कौन है, तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना है, और न्यूक्लियोटाइड से कौन बना है, आरएनए बना है। ये दोनों में से कोई एक बनेंगे। ठीक है। अब डिपेंड कौन करेगा, अगर थाइमिन है तो डीएनए, यूरेसिल है तो आरएनए, बाकी तो कॉमन रहते हैं दोनों में। कौन कौन से कॉमन रहते हैं आगे आप पढ़ेंगे। कौन सा, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये तीन टू जो है भैया ये इसमें भी पाए जाएंगे, इसमें भी पाए जाएंगे। बस इन्हीं तीन के साथ में यदि यूरेसिल आ गया तो आरएनए हो गया, और इन्हीं तीन के साथ में यदि थाइमिन आ गया तो डीएनए हो गया। गुड, क्यों, सही। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुगर के बारे में पढ़ेंगे, तब किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, फास्फेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सब आपस में कैसे बंधों के द्वारा जुड़ रहे हैं और किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। क्यों, तो चलो पढ़ने का प्रयास नहीं किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम शुगर के बारे में पढ़ेंगे। देखो आप, आज अब यहाँ हम रखते हैं शुगर। इसमें कौन सा पाया जाता है, तो हम एक तो शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। देखो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, बेहतर जानकारी होगी मुझसे। खैर
ये एक शुगर बन गया, ठीक, बढ़िया वाला। यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर CH2OH है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, गुड। अब इसकी काउंटिंग करते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 5 कार्बन हुए। हाँ ये भी सही है। यदि दूसरे वाले कार्बन पर OH ग्रुप पाया गया, ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम, यदि शुगर के दूसरे वाले कार्बन पर OH ग्रुप पाया गया तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम राइबोज शुगर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इसे हम राइबोज शुगर कहेंगे, ठीक। यदि इसके दूसरे कार्बन पर शुगर के OH ग्रुप के बजाय सिर्फ H पाया जाए, हाइड्रोजन पाया जाए, तब इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी राइबोज कहेंगे। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। एक मिनट, अलग अलग बना दिया जाए ना, सही रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग बना दिया जाए। देखो अब देखो इधर ध्यान, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिंग में रहेगा, इसलिए इसे हम फ्यूरान कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये भी OH है, यहाँ पर H है, ये भी OH है, यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर H है, सही है। अगर हमने क्या कहा, काउंटिंग करवाओ, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पेंटोज कहेंगे। इतनी बात तो सही है, ठीक है। रिंग के अंदर, रिंग में ही ऐड है क्या, ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूरान कहेंगे, ठीक है। ये संरचना होगी। दूसरे कार्बन पर यदि OH ग्रुप नहीं पाया गया, सिर्फ हाइड्रोजन पाया गया, इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम देंगे इसका, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इसका मतलब ये किस में पाया जाएगा, DNA में। अगर राइबोज शुगर है तो ये किस में पाया जाएगा, RNA में। हमने शुगर के बारे में पढ़ लिया, ठीक ना। ये भी कौन सा है, पेंटोज है, ठीक ना, फ्यूरान संरचना है, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से दिख रहा होगा क्या, ठीक बाबू। चलो आगे। तो शुगर आपने पढ़ लिया, क्या है इसमें याद रखना, क्या है, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, कि दूसरे कार्बन पर यदि OH ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है, तो उसे हम राइबोज शुगर कहेंगे। यदि दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप नहीं पाया जाएगा, ठीक है, यदि दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ H ग्रुप पाया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डीऑक्सी राइबोज कहेंगे। और डीऑक्सी राइबोज जो होता है सिर्फ DNA में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं राइबोज शुगर जो होता है वो RNA में पाया जाता है। तो DNA और RNA में पाए जाने वाले शुगरों की पहचान हो गई, और आपको पता चला कि DNA में कौन सा पाया जाएगा, RNA में कौन सा पाया जाएगा, सही, इतना गुड। चलो, तो हम आपको इतना आज का लेक्चर इतना देते हैं, ठीक है। अगले दिन फिर नाइट्रोजनस बेस से हम शुरू करेंगे। आपने यहाँ पर शुगर के बारे में थोड़ी जानकारी, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है, ठीक है, बाहर की, इसलिए हम यहाँ पर लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।